नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और वहीं सीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों, उनके खिलाड़ियों को मेडल दिए हैं, चेक वितरित किए हैं, ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित भी किया और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी एक बार सुन लेते हैं। सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जो खिलाड़ी वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए जो उनका दैनिक भोजन और आहार का भत्ता है, उसकी राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, जो प्रतिदिन उसको अब 375 रुपए किया है। पहले यह राशि काफी कम हुआ करती थी। आवासीय क्रीड़ा और छात्रावासों में भी सरकार ने प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की है और इसके लिए प्रदेश ने 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर आबद्ध भी करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी ओर से भी एक बहुत अच्छी राशि वहां पर उन्हें उपलब्ध करवाती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसमें खिलाड़ी कल्याण हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी हम लोग 50,000 से लेकर के 6 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाते हैं। वृद्ध अशक्त राज्य स्तर के खिलाड़ी को 4,000 रुपए प्रति माह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रति माह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रति माह यह सरकार उन्हें भत्ता अपने स्तर पर उपलब्ध करवाती है। गोरखपुर के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर यूपी सिंह को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस तरह से किया है, यह समारोह उसका जीता जागता प्रमाण है। यह वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अगले 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर है। और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी
जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, वह विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। और वही कौशांबी की चायल सीट से सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने प्रयागराज सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, उनके पैर भी छुए, आशीर्वाद भी लिया। दरअसल पूजा पाल ने कहा कि योगी सरकार ने उनके पति राजू पाल की हत्या में 18 साल बाद न्याय दिलाने का काम किया है, इसलिए उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। देखिए, आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आए हैं तो हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे गार्जियंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूं और उनका कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के बाद उनका पहली बार इधर आगमन है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके सहयोग में और जिस तरह से उनको वहां लगाया गया और जिस तरह से बिहार का जो ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे सब गौरवान्वित हैं और इसी से सब क्या कहते हैं, हल्लो उल्लास हैं। इस वजह से उनका यहाँ पे सम्मान हो रहा है, किया जा रहा है, उसी में मैं भी हूँ। और दूसरी बात, जब से मैंने राज्यसभा का वोटिंग किया है तो कहीं ना कहीं किस वजह से किया है वो सभी लोगों को मालूम है और उसको बार बार रिपीट करने का नहीं है, मगर जब से मैंने राज्यसभा में वोटिंग की है तो हाँ, कहीं ना कहीं केशव जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सभी लोगों का परिवार की तरह स्नेह और प्रेम मिलता है, तो मैं भी परिवार की तरह उनके साथ जुड़ी हूँ और जो मुझे आदेश होता है मैं करती हूँ। मेरा बस ये है कि मैं जिस सोच के साथ आई थी वो सोच सबको पता है, तो उस सोच में मैं क्या तय कर सकती हूँ कि मैं कहाँ से लड़ूंगी और क्या करूँगी, तो इस पे नहीं, बस ये है कि हाँ, मेरा सम्मान हुआ और मेरे पाल समाज और मेरा कहीं ना कहीं जो 18 सालों की जो लड़ाई रही है, जिसमें हम लोग पीड़ित रहे हैं, जिसमें परेशान रहे हैं, भाजपा ने कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय दिलाया है, तो उस नाते हम लोग खड़े हैं। और बिहार चुनाव के बाद पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मतदाता सूची शुद्धिकरण यानी कि एसआईआर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के आरोपों को ना देखें, बीएलओ जिम्मेदारी से कार्य करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। 20-25 जिले हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये बांटे गए हैं बहुत दिनों से, जिसके हम लोग प्रत्यक्ष रूप से काम देखते हैं। तो यह जो जिम्मेदारी क्या है कि एसआईआर माने अगर हम राजनीति करते हैं और देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी के नाते जब चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो कोई मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान से वंचित ना रह जाए, इसके लिए अलग अलग जिलों की बैठकें लेने के लिए कहा गया है और हम लोग उसी के क्रम में प्रयागराज से शुरुआत करें कि न तो ममता बनर्जी जी के चक्कर में पड़े, ना अखिलेश यादव के चक्कर में पड़े, ना राहुल गांधी जी के चक्कर में पड़े
और ना जो SIR का विरोध कर रहे हैं उनके चक्कर में पड़े। अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ, जिम्मेदारी के साथ पालन करें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान जो चल रहा है, जिसमें जो स्वर्गीय मतदाता हैं उनका नाम हटना चाहिए। घुसपैठिया अगर कोई घुस आया है इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के कारण मतदाता सूची में, तो उनका नाम हटना चाहिए। किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे है तो उसे एक स्थान पर होना चाहिए। और कोई युवा मतदाता 18 साल की आयु पूरी हो गई है तो उसका नाम भी मतदाता सूची से जुड़ना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सदा होती रही है, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में जीत रही है, अभी बिहार में ऐतिहासिक विजय हमारी फिर से हुई है और आगे जहाँ चुनाव होने वाले वहाँ भाजपा के जीतने की पूरी उम्मीद है। इससे ये विपक्षी बौखला करके उल्टे सीधे प्रलाप कर रहे हैं, जिसका जनता पर कोई असर नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने कहा है कि अब जो है वो पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। और रायबरेली में एडिप योजना के तहत शहर के GIC ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां पर उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिरकत की है और 452 दिव्यांग जनों को 896 उपकरण वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि जो उपकरण हैं उनकी कुल लागत 59.26 लाख रुपए बताई जा रही है, यानी कि 59,26,000 के आसपास ये अमाउंट बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे दिव्यांग जनों के जीवन गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और जिले की जिलाधिकारी और समाज कल्याण दिव्यांग कल्याण डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं, LMCO को धन्यवाद देता हूं कि एक लंबे अरसे से एक यह सेवा का कार्य रुका हुआ था, जिसे जिलाधिकारी रायबरेली ने प्रयास करके मेहनत करके इसको संपन्न कराया। और ये एक ऐसा काम है जो अंदर तक मन को खुशी देने वाला है। दिव्यांग लोगों की सेवा का एक बड़ा विषय है और जिसमें लगभग 800 से अधिक दिव्यांग उपकरण लोगों के जीवन को सरल और सुखद बनाने के उद्देश्य से आज लोगों को दिए गए हैं, दिव्यांगजनों को दिए गए हैं। यह अवसर हम सब के लिए जो सेवा के क्षेत्र में जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही संतोष का क्षण है और मुझे खुशी है कि अभी जिलाधिकारी रायबरेली ने शीघ्र ही रायबरेली के सभी 15 विकास खंडों जो इसमें आते हैं, सब 18 विकास खंड, 15 लोकसभा में 18 जिले में, 18 विकास खंड का फिर से सर्वे करा करके और जितने भी दिव्यांग ऐसे पात्र पाए जाएंगे उनको यथाशीघ्र फिर कैंप लगा करके दिया जाएगा और अब विलंब नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये भी परिश्रम हमारी जिलाधिकारी का है जिन्होंने करके और आज का दिन ही संपन्न कराया और मुझे भी गर्व होता है कि लोगों की सेवा का एक अवसर हमको भी सरकार के मंत्री के रूप में मिला। मैं धन्यवाद देता हूं सभी उन दिव्यांगजनों को जो आज इसमें शामिल हुए हैं। अपनी ओर से उन्हें बधाई देता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ओर से बधाई देता हूं, समाज कल्याण मंत्री अपने भाई असीम जी की ओर से उनको सबको बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं ऐसे कार्य सेवा के क्षेत्र में हमेशा चलते रहने चाहिए। कौन कौन से उपकरण बांटे गए हैं? बहुत सारे उपकरण हैं, सब आपको दिख रहे होंगे, अभी आप कैंपस में ही हैं। बहुत सारे उपकरण हैं जो लोगों के जीवन को सुख देने वाले उपकरण हैं। ऐसे बहुत सारे जो जीवन में अभाव लोगों के था वो अभाव खत्म करने का प्रयास हमारी सरकारों के द्वारा किया गया। थैंक यू। प्रयागराज के झूसे से श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम में उनकी तपोस्थली पर 2 दिवसीय जन्म उत्सव यह मनाया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में भक्त उमड़े हैं। और पहले दिन ओम नमः शिवाय का जाप हुआ, दूसरे दिन रुद्राभिषेक किया गया। आपको बता दें कि मान्यता है भगवान भारद्वाज ऋषि के आशीर्वाद से दुर्वासा ऋषि ने यहां पर शिवलिंग स्थापित की थी और इसी पर हमारे संवाददाता ने बकाया ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। एक बार वो रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तीर्थ राजा प्रयागराज में आज दुर्वासा ऋषि आश्रम में उनकी जन्म तपोस्थली पर आज उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हम दिखा रहे हैं आपको दुर्वासा ऋषि के आश्रम में यहाँ आज 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरी तरह से यहाँ मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर भक्तों की भी भीड़ है
क्योंकि दूर दराज से यहाँ भक्त आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो जिस तरह से 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है दुर्वासा ऋषि आश्रम में, और यहाँ पर क्या कुछ खास हम जान लेंगे। ये बताइए, 2 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है क्या कुछ खास है? बात यह है कि प्रत्येक वर्ष अगहन मास के मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गांव के लोग और विद्यालय प्रबंध समिति के लोग इसमें शामिल होते हैं जी। दुर्वासा ऋषि आश्रम में हर कोई शामिल होता है, यहाँ पर और लोग भी हम बात कर लेंगे। आज आप लोग आए हैं यहाँ पर, किस तरह से कामना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं? पहले तो अपना कल्याण, क्षेत्रवासियों का कल्याण, उसके बाद पूरे भारतवर्ष की कल्याण की कामना कर रहे हैं ऋषिराज दुर्वासा जी महाराज से। और सभी भक्त बहुत उत्साहित हैं इनके जन्म उत्सव को लेकर। और आगे भैया बताएंगे। ये बताइए, कहा जाता है इन्होंने 10 वर्ष तक तप किया था। 10,000 वर्ष तक इन्होंने तप किया था दुर्वासा ऋषि ने, और भरद्वाज ऋषि ने इनको इधर किया था जब कृष्ण भगवान को वहाँ श्राप दे के आए थे, तो उसका प्रायश्चित के लिए। और जब तब इनका हुआ तो शिव लिंग की प्राण प्रतिष्ठा दुर्वासा ऋषि ने स्वयं किया यहाँ। और दुर्वासा ऋषि की जयंती हम हर साल दिसंबर के महीने में सब मिलजुल कर मनाते हैं। तो त्रेता युग में यहाँ आए थे। हाँ, दुर्वासा ऋषि यहाँ पर आए थे, जिन्हें महर्षि भारद्वाज जी ने त्रेता युग में स्थान बताया था। भगवान राम भी त्रेता युग में भारद्वाज आश्रम में आए थे। फिलहाल और लोग से बात कर लेंगे। जिस तरह से उत्साह है लोगों में यहाँ पर, आप लोग में किस तरह से भाव है आज? यहाँ हम लोगों का महर्षि दुर्वासा ऋषि के प्रति समर्पित पूरे जितने भी ग्राम सभा या जो भी हमारा क्षेत्र है, इनके नाम से यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी महिमा है। ये उनका तपोभूमि है, यह वजह से इनकी बहुत बड़ी कृपा रहती है और हम सभी ग्रामवासियों का इनके जरिए उद्धार होता है। दुर्वासा ऋषि के द्वारा यहाँ पे भक्तों का उद्धार होता है। त्रेता युग में भगवान राम ने इनको, त्रेता युग में जहाँ भगवान राम भारद्वाज जी के आश्रम आए थे, उसके बाद दुर्वासा ऋषि जी को यहाँ महर्षि भारद्वाज जी ने भेजा था और उन्होंने यहाँ भगवान शिव की शिवलिंग भी स्थापित करी थी, जिसके बाद से यहाँ श्रद्धालु लगातार आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भक्तों में एक अलग सा भाव होता है और हर कोई आध्यात्म की ओर खींचा चला आता है, ऐसा यहाँ कहना है लोगों का। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और बदायूं में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश पर औषधि निरीक्षक ने मिसेस चांद मेडिकल स्टोर महिषमपुर और साथ ही बिलहट पर यह छापा मारा है। आपको बता दें कि जांच में पाया गया कि कोडिन युक्त सुपकोफ टी सिरप जो कि 100 ml की खरीद के बिल नहीं दिखाए गए हैं, जिस पर अब मेडिकल स्टोर स्वामी मोहम्मद आरिफ से औषधि संबंधित पूछताछ या इंक्वायरी उनसे की जा रही है। संदिग्ध दवाओं के 2 सैंपल राज्य की प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बरेली के सूफी टोला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारी पुलिस बल और पीएससी सुरक्षा में बीडीए ने आजम खान के रिश्तेदार सरफराज वली के 2 बारात घर, एवाने फरहत और गुड मैरिज हॉल यहां पर बुलडोजर चला दिया, पूरी तरह से इनको डिमोलिश कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने रोककर रहम की गुहार भी लगाई, लेकिन डिमोलिश जो है लगातार वो जारी है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गुड मैरिज हॉल और एवाने फरहत मैरिज हॉल, 2 मैरिज हॉल अवैध रूप से चलाए गए थे। इनका कोई पीडीए से पास नहीं किया गया था, इसलिए जो है इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई आदेश हुआ और उसी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है बाकायदा फोर्स के साथ। मजिस्ट्रेट का नाम दिया गया। कौन मालिक है इसके जिनके पर ये कार्रवाई? एक राशिद खान है, एक सैफ अली खान है। नोटिस कर दिया गया था, क्या कहना है कि हमें बताया गया और हमको बाकायदा जो है सब तरह से नोटिस इनको पता है सभी लोगों को कि यहाँ पर इनके खिलाफ डेमोलिशन ऑर्डर पारित है और उसी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। ये अवैध निर्माण के खिलाफ ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और उसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई है और थाने की पर्याप्त फोर्स यहाँ पर है, एसएचओ यहाँ पर है, सीओ को भी डिप्लॉय किया गया है। प्रशासन से भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए ये तमाम डिप्लॉयमेंट किया गया है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में।
फतेहपुर में बस और डंपर की टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची है पुलिस, सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। एटा में तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मारी है। हादसे में ऑटो चालक सहित पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया। अलीगढ़ में घरेलू कलह में बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। घर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एटा में इलाज के दौरान युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवक की हत्या से परिजनों में हड़कंप मच गया। अमेठी में छोटे भाई ने की है बड़े भाई की निर्मम हत्या। छोटे भाई ने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच चल रही है। बुलंदशहर में बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या। अज्ञात हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी है। आजमगढ़ में गार्ड की गिरी बंदूक, ताबड़तोड़ 2 फायर। बैंक के बाहर सड़क किनारे बैठे 2 युवकों को लगी है गोली। मौके पर एक ने दम तोड़ दिया। कन्नौज में घर से लापता छात्रा का शव मिला है। पेट पर लटका मिला है शव। परिवार में कोहराम मच गया, जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में खाद्य विभाग ने मिसेस चांद मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया। औषधि निरीक्षक ने संदिग्ध औषधियों के 2 सैंपल लेकर प्रयोगशाला में भेज दिए। बरेली में तेज रफ्तार बस ने 3 वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में बस सवार कई लोग घायल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर में करेंगे शादी। बारात में हाथी, घोड़े, साधु संतों और सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया। वैदिक रीति रिवाज से 7 फेरे। आगरा में सगे भाइयों के बीच जमीन विवाद से मारपीट। डंडों से पीटते हुए लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ घायल बताए जा रहे हैं, जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में बांस और गत्ता लदे कंटेनर में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची व मुश्किल आग को कंट्रोल किया। एटा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय चोरी गिरोह का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के गहने, नकदी, तमंचा, कारतूस बरामद। नोएडा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर निताई सरकार गिरफ्तार। 64 किलोग्राम अवैध गांजा, ई रिक्शा बरामद। बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए। आगरा पुलिस का बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन। झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई। डीसीपी सिटी के निर्देश पर जुटी है टीम। देवरिया पुलिस का बड़ा खुलासा। सिमबॉक्स तकनीक से अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलने वाले गैंग का पर्दाफाश। आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद। नोएडा में सड़क पर चलती लग्जरी बीएमवी कार में अचानक से आग लग गई। चालक ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। दमकल ने मुश्किल आग को कंट्रोल किया। कार पूरी तरह से जलकर राख। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बरहज क्षेत्र में 3 बड़ी चोरी का खुलासा। 3 शातिर चोर गिरफ्तार। 81 लाख नकदी, 40 लाख की ज्वेलरी बरामद। कार्रवाई जारी है। देवरिया के भटनी में बासी रसमलाई को लेकर विवाद। दुकानदार और साथियों ने युवक को विक्की को जमकर पीटा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद दिया। पत्नी की ऑन द स्पॉट मौत। पति गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।